चाहे वो जाट समाज के हों, मुसलमान हों, गुज्जर हों, सभी लोग मिलजुल कर इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है ये एकता जो बनती नज़र आ रही है इसी से अब है। और ऐसा नहीं है कि अगर टिकट अल्लाह ना करे ना हुआ तो फिर हम विरोध करेंगे। कुछ दिन पहले मीनाक्षी लेखी जी का पार्लियामेंट से आया था तो वो किसी विपक्ष वालों को चुप कराते हुए कह रही थी कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे यहाँ ईडी भेज देंगे। क्या करें, समस्या सरकार ने ऐसी हमारे ऊपर लाद दी है कि हमें यही करना पड़ता है। तो किसानों ने सोसाइटी पर धरना दिया, 17वां दिन था। आज सभी खाप चौधरी यहाँ पहुँचे और कैराना से इकरा हसन भी नाहिद हसन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पहुँची। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार किसान धरने कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके गन्ने की पेमेंट समय पर उनको नहीं मिल रही है। इकरा जी से बातचीत करेंगे, उनको क्या लगता है, क्या सरकार अपनी हट धर्मिता पर आ गई है और जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाकर जातियों में किसानों को तोड़ा जा रहा है, क्या वो ठीक रहेगा? नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कैराना से चलकर यहाँ जाइए, आपको क्या लगता है कि किस वजह से गन्ने की पेमेंट किसानों को नहीं मिल पा रही है? देखिए, सरकार की मनमानी चल रही है तो जो मिल प्रशासन है, सभी लोग हैं, सब सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और सरकार ने अपनी वो बना ली है कि किसी भी टाइम का पेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं। हर बार हमें यही धरना देना पड़ता है और फिर भी पूरा पेमेंट आज तक तो हुआ नहीं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हम इतना हर मिल कह रहा है कि 40 करोड़ दे देंगे, 20 करोड़ दे देंगे, लेकिन किसान अभी भी खुश नहीं है। आज फिर किसानों ने मना कर दिया, जबकि खाप चौधरी भी कह रहे थे कि किस तरीके से इस मामले को सुलटा लिया जाए। अब आगे की क्या रणनीति बनाई जा सकती है? अब आगे अभी यहाँ पे तो यही फैसला हुआ है कि धरना जारी रहेगा। कुछ और दिन सभी लोग संघर्ष करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे तो दोबारा शायद बातों का सिलसिला चले, लेकिन जितना उन्होंने पैसे बताए थे उसका तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से सही फैसला सभी ने लिया है कि अगर पेमेंट हो तो कोई सम्मानजनक पेमेंट तो दें कम से कम। अच्छा, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से इंडिया वर्सेस भारत, इसको दोनों जगह तोड़ दिया गया। हालांकि हमें 76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी अचानक क्या हुआ कि इंडिया को भारत से अलग करने की कोशिश की जा रही है। उसको भी देख रहे हैं किसानों ने, अब बात भी किया, कुछ लोगों ने इसके ऊपर कहा भी है कि इस तरह तोड़ा जा रहा है देश को। देखिए, यही इस सरकार की नीति में शुमार है कि इन्हें शुरुआत से ही बस देश को तोड़ने का इन्होंने काम किया है। अब भी ये इनकी बौखलाहट दिखाता है कि जो गठबंधन हमारा बनने जा रहा है मजबूत, उससे ये इतना बौखला गए हैं कि इन्होंने देश के नाम को ही बदलने का अब एक बीड़ा उठा लिया है और जिसका एस्टिमेट 14,000 करोड़ का आ रहा है जो नाम बदलने में लगेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन जो हमारे गन्ने का भुगतान है और इस तरह की चीज़ें हैं उनके लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। तो इससे सरकार की नीयत साफ जाहिर होती है कि सरकार सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, जिससे उनका चुनावी फ़ायदा हो, देश का भी फ़ायदा नहीं, सिर्फ उनका चुनावी फ़ायदा हो, उन कामों के लिए उनके पास पूरी दौलत है, लेकिन गन्ने पेमेंट के लिए, किसानों के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमारी दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन अभी फ्रांस की आपने देखा होगा, फ्रांस गए और फिर किस तरीके से दूसरे लोग उनको लेने के लिए नहीं आए, फिर अफ्रीका गए, वहाँ भी इस तरीके से हुआ। तो क्या छवि दुनिया में है, जो पूरी दुनिया में मोदी जी की छवि बताई जा रही है कि बड़ी अच्छी छवि उन्होंने बना ली है, लेकिन आते हैं तो छोटे छोटे मंत्री उनको लेने के लिए आते हैं। देखिए, जब आदमी तकब्बुर का शिकार होता है तो उसे हर जगह अपने ही ढोल बजते सुनाई देते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश की आलोचना हो रही है, चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो, अभी यहाँ पर खुब्बापुर में जो वारदात हुई वो बात हो, हर जगह जो नूह की हिंसा हुई, हर जगह जो भी मामले चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आलोचना के ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह हमारी वाहवाही हो रही है, ये तो बस पर्दा लगाने की बात है सबकी आंखों पर, वही ये सरकार कर रही है। तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी कमियों को दूर करके, और देश की प्रगति के, देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ तहसील में भी धरना चला हुआ था और बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। वो किसानों से कह रहे हैं कि वो औकात में रहो, आप औकात भूल गए, और गाड़ी कह रहे हैं ड्राइवर से चढ़ा दो। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बड़े नेता के रूप में उनको जाना जाता है, वो सारे लोगों के काम भी कराए हैं, क्षेत्र में उन्होंने काम भी कराए हैं, जिस तरह आपके पिताजी ने कराए, वो इस तरह की शोभा देती है। देखिए, जिस सरकार में वो हैं, जिस पार्टी में वो हैं, उसकी नीति के विरोध में तो वो चल नहीं सकते। जब सरकार की ही नीति ऐसी है तो उन्हें भी पालन तो करना पड़ेगा अपनी नीति का। तो पर इस सरकार में, इस पार्टी में सभी नेता
जो हैं उनका इसी तरह का व्यवहार है। कुछ दिन पहले मीनाक्षी लेखी जी का पार्लियामेंट से आया था, तो वो किसी विपक्ष वालों को चुप कराते हुए कह रही थी कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे यहाँ ईडी भेज देंगे। तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे ये सब इन्हीं के इशारे पे हो रहा है, जो कि हम तो मानते हैं, लेकिन अब ये खुद भी कबूल करने लगे हैं कि इस तरीके से ये अपना ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी सरकार को चला रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के मुद्दे, उन्हें इसी तरीके से ये चुप कराने का काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ ईडी भेजकर, किसी पर झूठे सच्चे मुकदमे लगाकर। तो वही इन सब के दिमाग में घमंड है अभी, और उसको जो है तोड़ने का काम मुझे लगता है जनता जल्द कर देगी। नहीं, लेकिन फिर अभी आपने देखा हो चंद्रशेखर जी के ऊपर हमला हुआ, वो कह रहे हैं कि हमें सीबीआई की ज़रूरत है, हम सीबीआई से मांग कर रहे हैं कि वो इसकी तहकीकात करे और ईडी भेजे। जो भी उनको मांग थी वो खासकर सीबीआई को लेकर थी। फिर मांग किस चीज़ की है? जब सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा है तो मांग किस चीज़ की हो रही है? नहीं, अब हर बात पे हम चुप भी तो नहीं बैठ सकते। अगर हम चुप बैठेंगे तो फिर इनकी तो बदतमीज़ी 2 गुना बढ़ेगी। तो इसलिए हमें अपनी आवाज़ तो हर जगह उठानी पड़ेगी। अब जैसा हम यहाँ भी धरना देते हैं, अगर हम देना छोड़ देंगे तो फिर तो ये अपनी मनमर्जी पर और उतारू हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ भले को सुने ना सुने, हमारा फ़र्ज़ है हम अपनी आवाज़ उठाएं। तो इसी वजह से ये सब मांग रखी गई, लेकिन कुछ होता नहीं है इस सरकार में, वही हम सब देख रहे हैं। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं? आने वाले 2024 का चुनाव भी नज़दीक आ चुका है, किसान काफ़ी नाराज़ हैं। आप किस तरीके से देख रही हैं? फील्ड में देख रहा हूँ खासकर 2 मुझे नज़र आ रहे हैं, मनीष चौहान और इकरा हसन। लगातार आप भी दिल्ली हो या फिर बेट तक आप भी चक्कर लगा रही है। मनीष चौहान भी उतर चुके हैं। कल की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें भी ज़्यादातर मनीष चौहान का जिक्र हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए वर्सेस इंडिया? देखिए, बहुत मजबूत हमारा गठबंधन बन गया है, और मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है, और उम्मीद के साथ ही हम चुनाव में उतरते हैं। हमने 9 साल का कार्यकाल देख लिया, इनकी अब एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो गई है कि इनके पास कोई चारा नहीं है। तो 9 साल का कार्यकाल देख लिया, जो कुछ भी कारनामे दिखाने थे उसके लिए भरपूर इन्हें टाइम मिला, लेकिन कुछ कारनामे इन्होंने दिखाए नहीं। सब परेशान रहे, हर वर्ग इस सरकार में परेशान रहा है, और इस सरकार के 2 टर्म हो चुके हैं पूरे। तो अब मुझे लगता है बदलाव का समय है, सभी के लिए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब कोई काम ना करे तो उसको बदल देना ज़रूरी है। तो आगे अगर दूसरी सरकार ना काम करे, उसको भी बदलने का अधिकार जनता के पास है। तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का इनका कार्यकाल रहा है, तो ज़्यादा हमें इतनी मेहनत की भी ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि सभी लोगों का दिमाग एक तरीके से बन गया है कि सरकार बदलनी है। आपके पिताजी जब चुनाव लड़ा करते थे तो बहुत सारी जगह जाया भी नहीं करते थे। इसी तरीके से अभी जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनके खिलाफ भी यही बात चली हुई है। अब मैं आता हूँ बात को घुमा फिरा के, नूह की घटना और ये जो खुब्बा और खुब्बापुर वाली घटना है, इनको भी उसी तरीके से उसी एंगल पर मोड़ा जा रहा है कि सरकार, जब 2013 में झगड़ा हुआ, अखिलेश यादव की सरकार थी और झगड़ा कराया भारतीय जनता पार्टी ने। अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर वो झगड़ा क्यों कराएंगे जब सरकार ही उनकी है? सरकार उनकी है, लेकिन सरकार अभी वहाँ पर चुनाव भी तो सर पर है। अब आगे के लिए भी तो उन्हें कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। और जिस तरीके की वहाँ हिंसा हुई, अगर सरकार मोनू मानेसर को पकड़ लेती तो मुझे नहीं लगता ये हिंसा यहाँ तक पहुँचती। तो इसमें सरकार का हाथ रहा है। इस तरीके से एक आदमी वीडियो बना के डाल रहा है कि सरकार इतनी कमज़ोर है कि आज तक उसे पकड़ नहीं पाई है। तो इसमें सरकार की नाकामी है, और नाकामी क्या, उनकी इसमें वो दिखती है, नीयत दिखती है कि वो क्या करवाना चाह रहे थे। और जहाँ जहाँ इनकी सरकार होती है वहाँ हिंसा का काम होता है। हमारे यहाँ बुलडोज़र चले, ये कोई संवैधानिक तरीका नहीं था किसी भी मामले के निस्तारण का, लेकिन किया इन लोगों ने। इनकी मनमानी चल रही है और ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, नूह के उसमें जो हमारे समाज के लोग हैं, खासकर जाट समाज के जो लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि वो हिंसा इतनी नहीं बढ़ पाई जितना उसे बढ़ाने की इन लोगों ने कोशिश की थी। तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे किसानों का रहा है कि जो एक सामाजिक ताना बाना है जिसको भाजपा ने तोड़ा था, उसको वापस जोड़ने का काम हमारे किसान भाई कर रहे हैं। चाहे वो जाट समाज के हों, मुसलमान हों, गुज्जर हों, सभी लोग मिलजुल कर इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये एकता जो बनती नज़र आ रही है, इसी से अब सरकार बौखला गई है और उनके पास सिर्फ नफ़रत फैलाने का ही एक एजेंडा है। उसी को दोबारा उपयोग हरियाणा में किया और अब कहीं ना कहीं शायद देश के स्तर पर भी करेंगे। जब भी कोई घटना होती है हिंदू मुस्लिम की, वहाँ पे या तो जाटों को याद किया जाता है, गुजरों को याद किया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? मैंने आपके भाई का वीडियो देखा है नाई दसन का, वो भी कह रहे हैं कि गुज्जर हैं, ये तो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। यही बात जाटों के लिए, वो भी कहते हैं तो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। फिर दोनों को क्यों याद किया जाता है ज़्यादा हर लड़ाई में?
क्योंकि जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि झुकने वाली ये कौम बिरादरी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, अपनी जो रोज़मर्रा की परेशानियां हैं उसमें अड़कर सामना करने के लिए ये बिरादरियां, मार्शल कौम इन्हें कहा भी जाता है और माना जाता है। तो इसीलिए इन्हीं पर तलवार रखकर जो हमारी यहाँ पर हिंसा हुई थी 2013 की, वो भी कराई किसने थी और कंधों पर किसके रखी गई थी, आज हम सबको मालूम है। तो एक को निशाना बनाया जाता है और दूसरे से काम कराया जाता है। अक्सर ये भाजपा की नीति रही है, लेकिन अब हम सब समझ गए हैं, अब इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। अब सब इकट्ठा होकर इन्हीं से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसके साथ आप चाहेंगे आपका दंगल हो? अभी एक तरफ मनीष चौहान लगे हुए हैं, दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी सिटिंग एमपी हैं, किसके साथ चाहेंगे आपका मुकाबला हो? क्योंकि आप तो बिल्कुल श्योर हो चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है, और जो आपके समर्थक हैं उससे भी लगता है कि आप श्योर हैं कहीं ना कहीं टिकट आपका ही होगा। हालांकि बहुत सारे लोग लाइन में हैं, लेकिन मैं जब फील्ड में जाता हूँ ज़्यादातर आपकी चर्चा सुनाई देती है। कल मैं बागपत में, वहाँ भी आप ही की चर्चा थी। और अब आपको क्या लगता है किससे चाहेंगे आपका मुकाबला उससे हो, ताकि फ़ाइट का मज़ा भी आए? देखिए, अभी तय नहीं हुआ है कुछ भी। हम लोग दावेदारी में भी हैं और लगातार फील्ड में भी हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर टिकट अल्लाह ना करे ना हुआ तो फिर हम विरोध करेंगे। जो भी चुनाव लड़ेगा उसको समर्थन देंगे, उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें अपनी दृष्टि को दूर की रखनी है कि हमें देश के लिए सोचना है पहले, अपनी बात बाद में है। तो पहले हमें अपने गठबंधन को जिताने का काम करना है, यहाँ भाजपा को रोकने का काम कर रहा है। बाकी जो हमारे दोनों सभी गठबंधन के जो नेता हैं, अब गठबंधन हमारा बड़ा हो गया है, तो वो लोग जो भी निर्णय लेंगे, जिसको जिम्मेदारी देंगे, उसके साथ सब वफादारी से रहेंगे। और रही बात भाजपा की, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, उनका कोई भी कैंडिडेट हो, उनकी नीतियाँ ही उनको हराने का काम करेंगी। और हमारी लड़ाई कभी प्रत्याशी से नहीं रहती है, ये तो भाजपा से रहती है। और भाजपा वाले भी खुद यही बात कहते हैं कि यहाँ तो हम आखिरी मोमेंट पे किसी को भी बदल देंगे, किसी का भी पर्चा करवा देंगे। तो वही बात है, यहाँ लड़ाई सीधी सीधी भाजपा से है, उनकी नीतियों से है। प्रत्याशी कोई भी आए, लड़ाई वैसी ही रहेगी। चर्चा ये चल गई है कि जैसे हुकम सिंह जी और बाबू हुकम सिंह जी और मनोहर हसन जी करते थे आपस में कि बाबा जी आप विधानसभा लड़ लो, मैं लोकसभा लड़ लूँगा। अब चर्चा ये चल गई है कि इकरा हसन और मनगांगा सिंह यही चाहती हैं कि हम विधायक हैं, आप एमपी बन जाओ। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ऐसी बात तब होती जब हम उनकी जो पार्टी है उसकी नीतियों से, उसकी जो भी कार्यशैली है उससे कुछ हम मेल खाती हमारी मंशा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल विरोध में हैं उनकी पार्टी के। और जिस तरीके से उनकी पार्टी काम करती है, जो उनके मंसूबे रहते हैं नफ़रत फैलाने के, भेदभाव करने के, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो किसी बेहतर पार्टी में होते शायद कर भी लेते, लेकिन पार्टी ऐसी है कि ऐसा कोई स्कोप है ही नहीं। पार्टी ने काम भी तो बहुत सारे करवा दिया। अब जब आपको दिल्ली जाने में 6 से 7 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में आप दिल्ली जा सकती हैं। उन्होंने कहा दिल्ली से देहरादून आप 2 घंटे में उतर जाइए, पानीपत से आप शामली आधा घंटे में आ जाइए, यहाँ से आप हरिद्वार 1 घंटे में चले जाइए। अब जो घंटे घटाए हैं वो भी तो कहीं ना कहीं मायने रखते होंगे। देखिए, हर सरकार का काम करने का वो रहता है। ये कोई अपने घर से पैसे नहीं लगा रहे, आपके हमारे ही पैसे हैं जो लगा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे ही स्टैचू बना दिए जाएं। कुछ काम तो इन्हें भी दिखाना पड़ेगा, और हम इसका कोई एहसान नहीं मानते। ये तो हर सरकार का फ़र्ज़ है। आज अगर कोई विधायक काम कराता है तो उसका फ़र्ज़ है काम कराना, ये नहीं कि वो करा रहा है, वो तो फ़र्ज़ है। ये अधिकार भी जनता ने ही सरकार को दिया है, तो बिल्कुल उन्होंने जो काम कराए हैं वो उनका फ़र्ज़ है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी साथ में कि यहाँ भी उन्होंने गरीब जनता को ध्यान में नहीं रखा है। हर जगह इन्होंने टोल टैक्स लगा दिए हैं इतने भारी। आप यहाँ से अगर लखनऊ चले जाएँ तो आपको 3500-4000 रुपये तो आपके टोल में चले जाएंगे। अब कोई आदमी अगर यहाँ से वहाँ तक जाना चाहे, पहले पेट्रोल का खर्चा, पेट्रोल कितना महंगा कर दिया है, ऊपर से टोल टैक्स। तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें सुंदर नहीं है। मेंटेनेंस भी तो बहुत ज़्यादा लगता था ना उस समय में गाड़ी में। जब गाड़ी टूट जाती थी या कोई नीचे से टूट गई तो उससे डबल खर्चा आ जाता था। शीशे कई बार मैंने देखे, बहुत सारे लोगों के शीशे तिड़क गए पत्थर लग के। अब तो आप एक्सीलेटर पर पैर रख दो दिल्ली। लेकिन ये टोल टैक्स कब तक भरेंगे? हम सब नहीं भर सकते। आप शायद भर सकते हैं, हम शायद भर सकते हैं, लेकिन जो हमारी आम जनता है, यहाँ से हम पानीपत निकलना चाहें, पहले कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हमें बीच में ही 2 टोल टैक्स है हमारे। तो बताइए, इस तरीके से ये कोई भी काम अपने फ़ायदे को नज़रअंदाज करके नहीं कर रहे। हर जगह अगर इन्होंने काम करा है तो कमाई का पहले वहाँ पर वो बनाया है। रोड बाद में बनती है, टोल टैक्स का बूथ पहले बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ काम करे हैं, कमाई का साधन अपना पहले इन्होंने लगाया है, बाकी बाद में कुछ तो करेगा ही आदमी। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे आप? किसानों के लिए आई थी, धरने में आई थी, अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे किसानों को?
देखिए, बहुत हमें दुख होता है कि इस तरह के हालात में हमें आना पड़ता है, और मैं हिम्मत मानती हूँ और इनकी हिम्मत को सलाम करती हूँ कि हर बार अपने अधिकार के लिए इन्हें बैठना पड़ता है। लेकिन क्या करें, समस्या सरकार ने ऐसी हमारे ऊपर लाद दी है कि हमें यही करना पड़ता है। तो हम दिलो जान से इनके साथ हैं। जब तक ये धरना चलाना चाहें, जब तक कोई सम्मानजनक हमें मिल प्रशासन से आश्वासन ना मिले, तब तक हम इनके साथ हैं, खड़े रहेंगे मजबूती से। जब भी आने का मौका लगेगा तो ज़रूर बीच में आकर इनका हौसला बढ़ाने का और इनसे प्रेरणा लेने का और सीख लेने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।